हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे हिमनद के निक्षेपात्मक स्थल रूपों की। इससे पहले वीडियो में हमने हिमनद के अपर्दनात्मक स्थल रूप पढ़े और इस वीडियो में अब हम हिमनद के निक्षेपण से बनने वाले स्थल रूपों की चर्चा करेंगे कि हिमनद जो है अपर्दन प्रक्रिया से प्राप्त जो मलबा है उसको विभिन्न स्थानों पर जमा करता है और उस मलबे के, जिसको हम हिमोड़ के नाम से भी जानते हैं, उस मलबे के या हिमोड़ के विभिन्न अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आकृतियों में निक्षेपित होने से विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है और उन्हीं स्थल रूपों को हिमनद के निक्षेपात्मक स्थल रूप कहा जाता है। तो हम आज इस वीडियो में हिमानी के निक्षेपात्मक स्थल रूपों की चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निक्षेपात्मक स्थल रूप और हिमानी की निक्षेपण प्रक्रिया का सामान्य परिचय की हम बात करें तो हिमानी अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के अपर्दन द्वारा प्राप्त मलबे को अपनी घाटी में विभिन्न स्थानों पर निक्षेपित करता है। अर्थात हिमानी जब पर्वतीय ढालों के सहारे नीचे की ओर खिसकता है तो वो चट्टानों पर घर्षण और उत्पाटन प्रक्रिया द्वारा अपर्दन करता है और उस अपर्दन से प्राप्त मलबे को अपने साथ बहा करके आगे ले जाता है। और इस मलबा जिसे हिमोड़ के नाम से जानते हैं और इस हिमोड़ का विभिन्न स्थानों पर अपनी घाटी में निक्षेपण भी करता है। और इस प्रकार निक्षेपण से बने हुए विभिन्न जो स्थल रूप हैं उन्हें हिमानी के निक्षेपात्मक स्थल रूप कहा जाता है। तो हिमानी के निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिमानी के निक्षेपात्मक स्थल रूपों में हिमोड़ है। अर्थात हिमानी का जो मलबा है वो विभिन्न अलग अलग स्थानों पर घाटी के विभिन्न अलग अलग हिस्सों में जमा होता है और ये जो मलबा है ये सामूहिक रूप से हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। तो हिमानी के द्वारा परिवहित करके या बहाकर लाए गए जो कंकड़, पत्थर व गोलाश्म हैं उनके मिश्रित अवस्था के जमाव को ही हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। और जब हिमानी पिघलती है या फिर हिमानी का आकार सिकुड़ता है तो ये हिमोड़ घाटी के विभिन्न अलग अलग भागों में जमा हो जाता है और इस निक्षेपित मलबे को हिमोड़ के नाम से जानते हैं। और जब ये हिमोड़ घाटी के मध्यवर्ती भाग में जमा होता है तो उसे मध्यस्थ हिमोड़ के नाम से जानते हैं। जब घाटी के किनारों पर हिमोड़ का निक्षेपण होता है एक पतले लंबे आकार में तो उसे पार्श्विक हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। और ये हिमोड़ यदि घाटी के अग्रभाग में, घाटी के आगे के हिस्से में जहाँ हिम पिघलने शुरू हो जाता है वहाँ जमा होता है तो इसे अग्रस्थ हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। और यदि ये हिमोड़ घाटी की तली में फैल करके जमा होता है तो इसे तलस्थ हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के है तो हिमोड़ ही वही मलबा है, कंकड़, पत्थर और गोलाश्म का मिश्रित जमाव है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में जमने के कारण इस हिमोड़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब हम निक्षेपित स्थल रूपों में बात करें दूसरे और महत्वपूर्ण निक्षेपित स्थल रूप की, और वो है एस्कर। और एस्कर तो जब हिमानी पिघलना शुरू होती है अर्थात हिमानी का अग्रभाग पिघलने लगता है तो हिमानी के पिघलने से प्राप्त जल एक धार के रूप में तेजी से आगे की ओर बहने लगता है और उस हिमानी से पिघले जल के एक धारा के रूप में बहने के दौरान वह अपने साथ मलबे को भी बहाकर ले जाता है और वो मलबा एक पतले लंबे कटक के रूप में, और जो कि लहरदार होता है, अर्थात वो बहता हुआ जो जल है या जो हिमानी के पिघलने से प्राप्त जल है वो जब मोड़ बनाते हुए बहता है तो उसके साथ जो मलबा है वो भी पतले लंबे और लहरनुमा कटक के रूप में निक्षेपित हो जाता है। और इस प्रकार मलबे के जमने से बने हुए पतले लंबे लहरनुमा कटक को ही एस्कर के नाम से जाना जाता है। और यदि इस एस्कर में कुछ निश्चित अंतराल बाद क्रमशः मोटाई अधिक होती है
तो इस प्रकार की आकृति वाले एस्कर को मालाकार एस्कर कहा जाता है। अर्थात जैसे किसी माला में बीच बीच में मोती होते हैं जिनकी मोटाई थोड़ी अधिक होती है, उसी प्रकार से इस एस्कर में भी जब कुछ अंतराल बाद मलबे के ढेर अधिक होने की वजह से मोटाई अधिक होती है, तो ऐसे एस्कर को मालाकार एस्कर के नाम से जाना जाता है। तो ये एस्कर हिमानी निक्षेपण से बनी हुई एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। अब हम बात करते हैं अगली स्थलाकृति की, और अगली स्थलाकृति है केम। और केम, जब हिमानी का अग्रभाग पिघलता है तो हिमानी के अग्रभाग के पिघलने से जल पूरे क्षेत्र पर बिखर के बहता है, और ऐसी स्थिति में हिमानी के द्वारा प्रवहित कर लाया गया जो मलबा है वो उस पूरे क्षेत्र में विभिन्न अलग अलग स्थानों पर ढेर या टीलों के रूप में जमा हो जाता है, और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में बने हुए मलबे के टीलों को ही केम के नाम से जाना जाता है। और ये जो केम है, अर्थात जो ये मलबे के ढेर या टीले हैं, ये काफ़ी तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो इन तीव्र ढाल वाले जो टीले हैं उनको ही केम के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अगला स्थल रूप कैटल की। और कैटल क्या है? तो केम के विपरीत, जैसे केम था वो हिमानी निर्मित जो मैदान था उसमें ढेर या टीले के रूप में उभरे हुए भाग थे, वहीं केम के विपरीत कैटल जो हैं नीचे धसे हुए या गर्त के भाग होते हैं। अर्थात कैटल गड्ढे के रूप में होते हैं, गर्त के रूप में होते हैं। और कैटल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब हिमानी के पिघलने से जो हिमानी के साथ बहने वाला मलबा है वो पूरे क्षेत्र में बिखर के बह जाता है और पूरे क्षेत्र में एक मोटी परत के रूप में जमा हो जाता है। तो उस कंकड़ पत्थर गोलाश्म के साथ साथ कुछ बर्फ के पिंड भी प्रवाहित होते हैं, और वो बर्फ के टुकड़े या पिंड भी मलबे के साथ बिछ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय पश्चात जब वो हिम के पिंड या हिमखंड पिघल जाते हैं, तो उनके पिघलने से जो रिक्त स्थान बनता है वो गड्ढे के रूप में या गर्त के रूप में दिखाई देता है, और इस प्रकार के गर्तों को ही कैटल के नाम से जाना जाता है। और इन गर्तों में कालांतर में पानी भरने से कैटल में झील का भी निर्माण हो जाता है, जो तुलनात्मक रूप से थोड़े छोटे आकार की होती है। तो इस प्रकार हिमानी क्षेत्रों में बने हुए जो गर्त हैं उनको कैटल के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अगले निक्षेपात्मक स्थल रूप की, और अगला निक्षेपात्मक स्थल रूप है ड्रमलिन। और ड्रमलिन जब हिमानी पिघलती है, और ये जो ज़्यादातर स्थल रूप हैं हिमानी के उसी स्थिति में बनते हैं जब हिमानी पिघलने लगती है, इसीलिए इनको हिमानी जलोढ़ निक्षेपण, हिमानी जलोढ़ मतलब हिमानी के पिघलने से प्राप्त जल के द्वारा बहाकर लाए गए मलबे के निक्षेपण से बने हुए स्थल रूप, हिमानी जलोढ़ निक्षेपण से बने हुए स्थल रूप की संज्ञा दी जाती है। तो हम बात करते हैं अब ड्रमलिन की। तो ड्रमलिन हिमानी हिमनद घाटी में जो मलबा है और उसमें विशेष रूप से गोलाश्म मृत्तिका, तो गोलाश्म मृत्तिका के निक्षेपण से बने हुए अंडों की टोकरी जैसी आकृति वाली जो भूदृश्य है उसको ड्रमलिन के नाम से जानते हैं। और ड्रमलिन जो हैं दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि उल्टे आधे कटे हुए जो अंडे हैं वो उल्टे समूह के रूप में रखे हुए हों, तो इस वजह से इसको बास्केट ऑफ एग या अंडों की टोकरी की स्थलाकृति के नाम से भी जाना जाता है। और इस ड्रमलिन का निर्माण गोलाश्म मृत्तिका के छोटे छोटे टीलों के रूप में जमाव से होता है, और यह जमाव समूह के रूप में होता है। काफ़ी अधिक संख्या में इस प्रकार के टीले एक स्थान पर देखने को मिलते हैं। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी टोकरी में अंडे रखे हुए हों, इसीलिए इसको अंडों की टोकरी की स्थलाकृति भी कहा जाता है। तो ये ड्रमलिन था। और अब हम बात करते हैं हिमानी के निक्षेपण से बने हुए अंतिम स्थल रूप की, और वो है हिमानी अवक्षेप मैदान या हिमानी द्योत मैदान। और जब हिमानी पिघलती है तो हिमानी के पिघलने से प्राप्त जो जल है वो पूरे क्षेत्र में बिखर जाता है, और पूरे क्षेत्र में बिखरने के दौरान वो अपने साथ बहने वाले मलबे को भी उस पूरे क्षेत्र में एक पतली परत के रूप में, एक चादर के रूप में बिछा देता है। और इस प्रकार उस मलबे के क्षेत्र में बिखरने से उस क्षेत्र में एक नवीन
मलबा युक्त मैदान का निर्माण हो जाता है, नवीन हिमोड़ युक्त मैदान का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से हिमोड़ निर्मित इस मैदान को ही हिमानी अवक्षेप मैदान या हिमानी द्योत मैदान के नाम से जाना जाता है। और चूंकि इस हिमानी अवक्षेप मैदान में नवीन मृदा का जमा हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं और कृषि की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार से ये हिमानी अवक्षेप मैदान था। ये हिमानी के द्वारा निक्षेपण से बने हुए विभिन्न स्थल रूप थे, जिनका निर्माण अलग अलग दशाओं में अलग अलग तरीकों से होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।